हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। मैस्तान ऑफिशियल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपका दिन काफी बढ़िया जा रहा होगा। तो आज हम बात करें कोरिलेशन रिग्रेशन की एक और वीडियो के ऊपर। इससे पहले वाली वीडियो में हमने रिग्रेशन एनालिसिस स्टार्ट कर दिया है। अगर आपने वो पार्ट जाके नहीं देखा है तो मैं ये जरूर कहूंगा कि आप प्लीज उसको जाके देखिएगा, क्योंकि अगर आप कोई भी टॉपिक, मतलब मैं अपनी क्लास की बात करता हूँ, अगर मेरी क्लास का आप कोई भी टॉपिक कर रहे हैं तो वो इंटरलिंक्ड होते हैं। इंटरलिंक्ड का मतलब ये होता है कि भैया पुराना टॉपिक आप पढ़ोगे तो ही आपको नया वाला समझ में आएगा। हम इस तरीके से लेके चलते हैं कि लेवल के हिसाब से क्लास को लेके चलते हैं। तो थोड़ा 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 करके लेवल बढ़ाते हैं। तो अगर आपने नहीं देखा तो जल्दी देखिएगा उसको, ठीक है ना। और आज हम जो है रिग्रेशन में आगे का चीज करवा रहे हैं। थोड़ा सा कल का याद दिला देते हैं, एक बार रिकॉल करवा देते हैं। भैया हमने रिग्रेशन के बारे में थोड़ा बहुत बताया था। हमने ये बोला था कि रिग्रेशन एनालिसिस इज द टेक्निक फॉर एस्टिमेटिंग द रिलेशनशिप अमंग द ऑब्जर्वेशन एंड डिपिक्टिंग द फ्यूचर, है ना, फ्यूचर ऑब्जर्वेशन। तो इसका मीनिंग हमने क्या बताया था कि मान लेते हैं रिग्रेशन एनालिसिस और कोरिलेशन एनालिसिस में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है, कोरिलेशन एनालिसिस एक तरह का बस खाली रिलेशन बताती है कि पहली चीज के घटने बढ़ने या किसी भी चीज में पहली चीज पे जो इफेक्ट पड़ रहा है, पहली ऑब्जर्वेशन के इफेक्ट से दूसरी ऑब्जर्वेशन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये बताने का काम कोरिलेशन का है। लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि भाई अगर जैसे इसी तरीके से, जैसे मान लेते हैं पेट्रोल की प्राइस जो है वो बढ़ते जाए बढ़ते जाए बढ़ते जाए, तो आने वाले टाइम पे ये जो दूसरी वस्तु है उसके साथ में उसका भी प्राइस पे कितना इफेक्ट पड़ेगा। अगर एक प्रॉपर डेटा आपको, फ्यूचर डेटा प्रोवाइड करवाना है, तो ये फ्यूचर की जो मैं बोल सकता हूँ गणना जो करता है वो रिग्रेशन एनालिसिस करता है। तो रिग्रेशन एनालिसिस एक तरह की पूरी इक्वेशन फॉर्म दे देता है आपको, जिससे आप प्रेडिक्शन कर पाते हो कि हाँ ये डेटा इतना जाके सरवाइव कर सकता है या इतना जाके हो सकता है, ठीक है। इस चीज के ऊपर हमने बात करी थी। हमने ये बोला था कि भैया जैसे मान लेते हैं ये इक्वेशन का फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है और ये सेकंड ऑब्जर्वेशन है। तो हम अगर जैसे इस ऑब्जर्वेशन की बात करें, टू आया है ना, तो यानी ये 2x है इस समय। तो y में मैंने कितना माइनस करा होगा कि 2 आया होगा, तो आप बोलेंगे सर 5 में से मैंने 3 माइनस करा होगा तो ये आया होगा मेरा, ठीक है। तो इसको हम x इज इक्वल टू वाई माइनस 3 लिख सकते हैं। यानी एक इक्वेशन है और ये लीनियर इक्वेशन है। अगर आप ध्यान से देखो, इस इक्वेशन को हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन, ठीक है। और ये दो तरह की होती है। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूं, इसमें x की वैल्यू y पे डिपेंड कर रही है, तो इसको हम बोलते हैं x ऑन y। यानी x किस पे डिपेंडेंट है, एक्स वाई पे डिपेंडेंट है यहाँ पे, ठीक है। कभी क्या होता है कि अगर मान लेते हैं इस तरह की इक्वेशन अगर मैं इसको बनाना चाहूँ तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 भी लिख सकता हूँ मैं इसको। तो ये जो इक्वेशन है इसको बोलते हैं y ऑन x। y ऑन x का मीनिंग होता है कि y जो है वो x पे डिपेंडेंट है, यानी y इस समय डिपेंडेंट वेरिएबल है, x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसके ऊपर हमने इस तरीके से बात करी थी, ठीक है। और इसके बाद हमने ये बोला था कि भाई रिग्रेशन कोफिशिएंट जो होते हैं, जब भी कोई भी रिग्रेशन लाइन होती है तो वो दो तरह की होती है। एक तो होती है एक्स ऑन वाई और दूसरी होती है वाई ऑन एक्स। वाई ऑन एक्स जो होती है उसकी इक्वेशन होती है वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स, है ना। एक्स माइनस एक्स बार होती है, ठीक है। एक्स माइनस एक्स बार होती है। यहाँ पे बी वाई एक्स जो होता है इसको बोलते हैं हम रिग्रेशन कोफिशिएंट, रिग्रेशन कोफिशिएंट, ठीक है। और इसको ही हम एम से डिनोट करते हैं, और ये होती है स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन बी वाई एक्स की, है ना। बी वाई एक्स मतलब वाई ऑन एक्स की जो स्लोप होती है, रिग्रेशन लाइन की जो होती है उसकी स्लोप बनती है। अब रिग्रेशन लाइन की स्लोप का मतलब क्या है, देखिए जब भी कोई भी रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स होती है तो कुछ इस तरीके से जाती है ना। इस तरीके से जब जाती है तो ये जो लाइन है इसकी अगर मैं स्लोप निकाल पाऊँ, ठीक है, इसकी अगर मैं क्या निकाल पाऊँ, स्लोप। स्लोप मतलब ढाल, एक्स एक्सिस से कितना इंक्लाइनेशन है इसका, यानी झुकाव कितना है, ठीक है। अगर मैं ये निकाल पाऊँ तो ये जो स्लोप होती है इसको हम बी वाई एक्स से डिनोट करते हैं और इसको ही हम रिग्रेशन कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर मान लेते हैं दो अपने पास में लाइन है बी वाई एक्स और बी एक्स वाई, है ना। तो सॉरी, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स बार, दिस इज द फर्स्ट लाइन। और सेकंड लाइन है मान लेते हैं एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई, वाई माइनस वाई बार। तो इसमें जो रिग्रेशन कोफिशिएंट होता है वो तो बी एक्स वाई होता है ना। ये क्या है, रिग्रेशन कोफिशिएंट। लेकिन अगर मेरे को इसकी स्लोप निकालनी हो, तो स्लोप निकालने के लिए जो तरीका होता है उसका तरीका होता है 1/bxy होता है ये, ठीक है। अब जरा थोड़ी सी चीजें हम इसके आगे पढ़ लेते हैं। इसमें हमने एक चीज और पढ़ ली थी कि जो बी वाई एक्स और बी एक्स वाई जो होता है वो ऑलवेज सेम सिंबल के होते हैं। इन दोनों का जो मल्टीपल होता है वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 होता है। इनमें एक रिलेशन होता है कोरिलेशन कोफिशिएंट के साथ में, आर इज इक्वल टू होता है प्लस माइनस अंडर रूट में बी एक्स वाई और बी वाई एक्स के बराबर होता है ये चीजें हमने पढ़ी थी कल की क्लास में, ठीक है। ये हमने रिकॉल कराया। अगर आपको पूरा पढ़ना है तो बिल्कुल क्लास में जल्दी से जाके देखिए। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी और इस चीजों के ऊपर बात, ठीक है। भाई क्या होता है, हमने ये बोला कि ये रिग्रेशन लाइन कुछ इस तरह की लाइन होती है भैया, किस तरह की, इस तरह की, इस तरह की लाइन होती है। जैसे फर्स्ट लाइन ये है,
ठीक है, यह है y माइनस वाई बार, है ना, इज इक्वल टू बी वाई एक्स, और x माइनस एक्स बार है। सपोज करिए ये है लाइन x ऑन y ऑन x, है ना, y ऑन x, यानी y जो है वो x पे डिपेंडेंट है। ठीक है, दूसरी लाइन जैसे मान लेते हैं वो ये है। ठीक है, इस लाइन को हम बोल देते हैं ये वाली लाइन है भाई x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई और y माइनस वाई बार सॉरी। ठीक है, y माइनस वाई बार। अब अगर मैं आपसे नॉर्मल सा एक क्वेश्चन पूछूं, क्या भाई ये लाइन इंटरसेक्ट कर सकती है क्या आपस में? इंटरसेक्टिंग प्रॉपर्टी तो होती है लाइन की, है ना, तो क्या लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर सकती हैं? तो आप बोलेंगे हाँ सर कर सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जहां पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ये जो पॉइंट होता है इसका बोलते हैं हम इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट। और इंटरसेक्टिंग पॉइंट जहां पे ये दो रिग्रेशन लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है, जहां पे ये दो रिग्रेशन लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ये डेटा बहुत ज्यादा डिस्पर्स्ड होता है। लेकिन जब ये इंटरसेक्ट करती है तो यहाँ पे मेरे को दो चीजें मिलती हैं, एक्स की और वाई की वैल्यू। ये जो एक्स और वाई की वैल्यू होती है ये एक्चुअल में कुछ नहीं होती, ये इक्वेशन का मीन होता है। मीन होता है इसका मतलब क्या होता है? जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ टू रिग्रेशन लाइन, टू रिग्रेशन लाइंस, है ना, गिव मीन एक्स बार एंड वाई बार। ठीक है, यानी अगर जो हम बात करें कि अगर दो रिग्रेशन लाइन अपने पास में है और वो कहीं पे जाके मिल रही हैं, तो जहां पे ये जाके मिल रही हैं, दिस पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे ये जाके मिल रही है, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है एक्चुअल में मीन पे जाके मिलता है, यानी डेटा का मीन देता है ये। तो अगर आपके पास में एक्स आई कोई डेटा है, वाई आई कोई डेटा है, इन दोनों का रिग्रेशन लाइन जहां पे भी जाके मिलेगी, मतलब दोनों में जो कॉमन रिग्रेशन लाइन बनेगी, है ना, जहां पे भी जाके एक्स वन वाई और वाई वन एक्स जाके मिलेगी, है ना, तो बाइवेरिएट डेटा में ये इसके मीन पे जाके टकराती है। ठीक है, तो इतनी बातें याद रहेंगी आपको। अब बातें करते हैं भाई थोड़ा सा, हमने थोड़ी बहुत बात करी थी कि भाई जब भी हम बी वाई एक्स और बी एक्स वाई की बात करते हैं, तो कोई भी लाइन की इक्वेशन है जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये बी वाई एक्स और बी एक्स वाई डिपेंड करता है क्या निकाल रहे हो आप, कि लाइन कौन सी है। लाइन जो है वाई ऑन एक्स है या एक्स ऑन वाई है। अगर लाइन वाई ऑन एक्स है ना, वाई ऑन एक्स है, तो आप बी एक्स वाई निकालते हो, ऑब्वियस सी बात है ना, बी वाई एक्स निकालते हो सॉरी, ऑब्वियस सी बात है। और एक्स ऑन वाई है तो आप बी एक्स वाई निकालते हो, है ना। अब होता क्या है, मैं थोड़ी सी एक दो चीज और बताता हूँ। जब भी हम बात करते हैं आर की, तो आर रिलेटेड है किससे? बी वाई एक्स और बी एक्स वाई से, है ना, बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स होता है ये, अंडर रूट में प्लस माइनस में। आर कुछ और रिलेशन भी देता है इसके साथ में, जैसे कभी आपको मान लेते हैं बी वाई एक्स निकालना है, यानी कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन आपके पास में आर गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है एक्स और वाई का, तो इसकी वैल्यू होती है आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स के बराबर। सिग्मा वाई क्या सर जी? सिग्मा वाई होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। स्टैंडर्ड डेविएशन का आपको पहले से फॉर्मूला बता रखा है हमने, नहीं पता तो भैया ये होता है, ऐसा कुछ होता है अंडर रूट के अंदर समेशन एक्स माइनस, जैसे सिग्मा एक्स निकालना सपोज करो मेरे को, है ना, तो एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन में एन होता था, याद है ये वाला फॉर्मूला? तो सिग्मा एक्स जो होता है वो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, और सिग्मा वाई जो होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई होता है। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स हो गया, ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई हो जाता है। क्लियर है? तो बस कुछ नहीं है, जैसे इसका फॉर्मूला निकालना होगा तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? समेशन वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर होगा अपॉन में एन हो जाएगा भैया। ठीक है, ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का फॉर्मूला। तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी, इस तरीके से निकालना होता है। तो अगर बी वाई एक्स अगर आपको निकालना है तो उसको निकालने का दो तरीके होते हैं। एक तो तरीका वो जो हमने लाइन में बताया था कल वाले में, ठीक है, अगर लाइन की इक्वेशन गिवन है, जैसे सपोज करो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो अगर आपको बी वाई एक्स निकालना है तो कोई बड़ी बात नहीं है, बी वाई एक्स तो निकालने के लिए आप क्या करते थे? माइनस का ए बाई बी कर लेते थे, ऐसे बी एक्स वाई भी निकाल लेते थे, है ना। ये निकालना कोई बड़ी बात नहीं हमारे लिए। हम क्या, अगर मान लेते हैं आपको बी वाई एक्स ये सब गिवन ही ना हो, आर गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है ना, तो उसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है बी वाई एक्स इज इक्वल टू आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स होता है। अगर आपको बी एक्स वाई निकालना हो उस केस में, तो वो होता है आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई होता है उस केस में। तो याद रहेंगे ये फॉर्मूले, है ना। मैं थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा रहा हूँ, मैं एकदम से एक साथ में फॉर्मूला नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, तो कंफ्यूजन ना हो आपको, तो इसलिए हल्का हल्का करके कर रहे हैं। ठीक है, अब बात ये होती है, ठीक है, आपने इतना सीख लिया, इतना सीख लिया। अब बात यह है कि बी वाई एक्स का मीनिंग क्या है? बी वाई है कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन वाई ऑन एक्स लाइन के लिए, है ना। तो अगर सपोज करो ये भी नहीं दे रखा आपको, आपको सिर्फ डेटा दे रखा है एक्स आई और वाई आई, बस ये डेटा दे रखा है, कुछ यहाँ पे कुछ यहाँ पे, तो अगर आपसे पूछ लिया जाता है बी वाई एक्स निकालो, तो इसका फॉर्मूला फिर भी निकाल सकते हो आप। मतलब अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पता,
एक्स का या वाई का किसी का नहीं पता आपको, है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स का नहीं पता, वाई का नहीं पता आपको, इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं पता, कुछ नहीं पता आपको। अब अगर आपको कुछ नहीं पता तो भैया क्या निकलेगा, नहीं क्या कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन निकल सकता है। तो याद रखिएगा कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन कैसे निकलेगा, तब उस केस में इसका फॉर्मूला होता है एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई अपॉन, ठीक है, अपॉन में क्या आता है, ये आता है एन समेशन एक्स स्क्वायर। अगर मान लेते हैं बी वाई एक्स निकाल रहे हो तो, ठीक है, बी वाई एक्स मतलब एक्स डिपेंडेंट है, एक्स इंडिपेंडेंट है, वाई जो है वो डिपेंडेंट है ना। तो क्या बोल रहा हूँ मैं, एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, समेशन एक्स का होल स्क्वायर। सपोज करिए आपको बी वाई एक्स ना निकाल के बी एक्स वाई निकालना है, तो बस इसी फॉर्मूले को उल्टा कर देंगे, जैसे एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई अपॉन एन समेशन वाई स्क्वायर हो जाएगा, बस यहाँ पे माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर कर दोगे आप। अब आप बोलेंगे सर ये समझ नहीं आ रहा भाई, दिमाग के ऊपर से निकल रहा है, पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं आप आज, उल जलूल कुछ भी। ठीक है, मैं बताता हूँ इसको, चिंता मत करिए, रुकिए जरा, मैं थोड़ा समझाता हूँ आपको। जैसे सपोज क्या करिए आपके पास में क्वेश्चन ऐसा ना आए, जैसे अभी तक हम क्वेश्चन ले रहे थे कल की क्लास में, तो जरूरी थोड़ी ना आपके पास में वही क्वेश्चन आएंगे जो हमने करवा दिए, है ना। क्वेश्चन तो कुछ भी आएंगे क्योंकि फॉर्मूले तो सारे हैं। तो सारे फॉर्मूले हैं, अगर मान लेते हैं आपको बी वाई एक्स बी एक्स वाई आपको रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकालने को बोले इनमें से कोई भी, तो कैसे निकालेंगे, मैं आपको इसके लिए ना एक ना डेटा लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा समझ में आएगा। पहले एक बार फॉर्मूला देख लो, एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर। इसमें डेटा ज्यादा बड़ा आता नहीं है, आता इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन होती है। सपोज करो अगर आपसे बोल दिया जाता है एक डेटा है अपने पास में, यहाँ पे एक्स लिख दिया, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, वाई लिख दिया, कुछ भी लिख देते हैं डेटा अपनी मर्जी से। जैसे मैंने लिख दिया, सपोज करो मैंने लिख दिया 5 लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया 7, यहाँ पे लिख दिया 8, यहाँ पे लिख दिया 4, यहाँ पे लिख दिया मैंने 6, ठीक है, अपनी मर्जी से, ठीक है। दूसरा मैंने सपोज करो y लिख दिया कुछ इसी तरीके से, y लिख दिया मैंने 2 4, यहाँ पे डाल देता हूँ चलो 3, यहाँ पे डाल देता हूँ 2, यहाँ पे डाल देता हूँ 4। आपसे बोल दिया जाता है इस क्वेश्चन में, क्या बोल दिया जाता है, फाइंड, है ना, कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन बी वाई एक्स, है ना, y on x for the line y for regression line, या coefficient of regression, चलो चलो coefficient of regression ही पूछ ले, p y x for the line y on x, y on x, ठीक है। मैं इस तरफ लिखने की कोशिश करूंगा कि मेरा काम यहाँ पे बन जाए, ठीक है ना, कोशिश करेंगे छोटा छोटा लिखें। तो चलिए देखो कैसे करना है इसको, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। आपको सबसे पहले ये क्वेश्चन समझ में आया, मैंने एक क्वेश्चन डाल दिया यहाँ पे बना के, इसको करना कैसे, बी वाई एक्स कैसे निकालना है, बी एक्स वाई कैसे निकालना है। अगर आपसे पूछा जाता है रिग्रेशन लाइन तो वो भी निकाल लेंगे, फाइंड रिग्रेशन लाइन। चलो मैं दो क्वेश्चन डालता हूँ इसमें, फाइंड रिग्रेशन लाइन, आपसे बोल दिया था रिग्रेशन लाइन की इक्वेशन बताओ क्या बनेगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब हमने क्वेश्चन बनाया, आपने ध्यान दिया होगा इससे पहले वाला जो क्वेश्चन हमने मतलब चीजें रखी थी, जो जैसे फर्स्ट स्लाइड लेते हैं हम, ये वाली आज की ना, इसमें हमने देखो एक रिलेशन बहुत अच्छा स्टेब्लिश करा था, 2 3 5 4 3 7 6 3 9 8 9 10 11 10 11 12 13, 3 3 का गैप था, बढ़िया चल रही थी जिंदगी। लेकिन क्या हुआ, अब जो मैंने यहाँ पे लिखी है लाइन, अगर आप ध्यान से देखो तो इस लाइन में 2 3 5 4 3 7, यहाँ पे 3 का गैप नहीं है यहाँ पे 5 का गैप आ गया, है ना, यहाँ पे 2 का गैप आ गया, यहाँ पे जो है वो 2 का गैप आ गया। तो कहने का मतलब ये गैप तो सेम नहीं है। तो अगर गैप सेम नहीं है तो क्या रिग्रेशन लाइन नहीं बनेगी, बनेगी, डिस्पर्स्ड लाइन बनती है उसमें। अब डिस्पर्स्ड लाइन का मतलब क्या होता है, थोड़ी सी बिखरी हुई लाइन बनती है, लेकिन वो बनती है, ठीक है, याद रखिएगा, वो बनेगी लाइन। अब वो बिखरे हुए डाटा देगा लेकिन आजू बाजू का डेटा देता है। अब मैं बताता हूँ कैसे होता है ये, देखो, जैसे आपको सबसे पहले करना क्या है, इसका फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला मैं दोबारा से बताता हूँ, बी वाई एक्स अगर मेरे को निकालना है, देखो वाई ऑन एक्स की अगर मेरे को रिग्रेशन लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है, या बी वाई एक्स निकालना, तो बी वाई एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई, यहाँ पे लिख देता हूँ, जगह नहीं उस तरफ, है ना, अपॉन एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। आई होप लिखा हुआ समझ में आ रहा होगा, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लिख रखा है वो। तो एक्स स्क्वायर सबसे पहले निकालो, एक्स स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है, देखो एक्स स्क्वायर इसका सम निकालूंगा मैं, समझ में आ रही है मेरी बात, है ना। एक्स स्क्वायर निकालूंगा सबसे पहले, एक्स स्क्वायर कितना 25, ठीक है, 5 का स्क्वायर 49, ठीक है, 64, उसके बाद 4 का 16, फिर 36 हो जाता है ना 6 का, है ना 36। वाई स्क्वायर निकालूंगा मैं, चलो वाई स्क्वायर पे काम करते हैं जरा। वाई स्क्वायर में देखो 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर फिर 4, फिर 4 का स्क्वायर फिर 16। अब मेरा काम दूसरा क्या रहेगा, दूसरा मेरा काम रहेगा कि भैया मैं
यहाँ पे जो मेरे को फॉर्मूले में चीजें चाहिए उसके हिसाब से चीजें निकालूं। एक चीज मेरे को और चाहिए x इंटू वाई, क्योंकि देखो यहाँ पे एक्स वाई समेशन एक्स वाई इसका यूज हो रखा है, तो x इंटू वाई और चाहिए, तो x इंटू वाई और निकालते हैं। अब इन सबका सम कहाँ लिखे, यहीं पे लिखना पड़ेगा कहीं। ठीक है, 5 दूनी 10 है ना, 7 चौक 28, ठीक है, 8 तिया 24, ठीक है, फिर 4 दूनी 8, फिर 6 चौक 24। चलो मैं थोड़ा सा ना यहाँ से हटा रहा हूँ, आपको क्वेश्चन तो मिल ही गया ना, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। ठीक है, चलो मैंने अपने क्वेश्चन दिमाग में रख लिया, आपको बी वाई एक्स निकालना है और रिग्रेशन लाइन की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, तो समझाते हैं। स्क्रीन कहाँ भाग गई थी, चलिए ठीक हो गया। अच्छा, तो हम यहाँ पे से मिटा रहे थे, इसको मिटाते मिटाते कुछ और मिट गया। चलो स्टार्ट करते हैं भाई, समेशन एक्स स्क्वायर निकालते हैं। ठीक है, 5 9 4 6 6, तो भैया 0। ठीक है, 2 4 6 6 6 12 13 3 16 17 18 19 3, है ना, 9 आ गया। उसके बाद इसको जोड़ लेते हैं, 6 16 4 20 20 40 49 आ गया समेशन वाई स्क्वायर। वैसे इसकी जरूरत नहीं है हमारे को, इसको समेशन एक्स वाई को जोड़ लेते हैं। ये कितना बोला था हमने, 49 है ना। समेशन एक्स वाई को जोड़ लेते हैं। ठीक है, 8 4 12 8 4 12 12 24, ठीक है, एक्स इंटू वाई, तो 4 आ गया। और इसको जोड़ते हैं भाई, 1 2 3 4 5, ठीक है, 9 94 आ रहा है मेरे हिसाब से। ठीक है, आप इसको जोड़ लीजिएगा, मेरे हिसाब से ये ठीक है, मैंने कैलकुलेशन जो करी है। अब मेरे को अगर मान लेते हैं बी वाई एक्स निकालना है, थोड़ा सा घिचपिच हो रहा है, चलेगा वो, इतना समझ में आ रहा है ना क्या कर रहा हूँ मैं। ठीक है, बी वाई एक्स जो है वो मेरे को निकालना है, तो इसका फॉर्मूला देखो, ये जो फॉर्मूला है इसमें मैं वैल्यूज रखूंगा, इसमें वैल्यूज रखूंगा थोड़ी थोड़ी करके सारी की सारी। देखो कैसे करूंगा, तो n की वैल्यू, n मतलब कितनी ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशन है, तो n की वैल्यू इस समय 5 है, कहने का मतलब ये होता है। ठीक है, n की वैल्यू 5 है और उसके हिसाब से मेरे को आंसर निकालना है, तो 5 इंटू 94, ठीक है, 94, माइनस करूंगा मैं 30 इंटू 15 अपॉन में n समेशन एक्स स्क्वायर, 5 इंटू समेशन एक्स स्क्वायर 190, ठीक है, माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर, तो समेशन एक्स ये वाला, तो 5 4 9 8 7 15 और 6 30, समेशन एक्स 30 आ रहा है भाई, है ना, तो 30 का स्क्वायर। चलो क्लियर। अब जरा इसमें ध्यान से देखो, तो भाई 5 इंटू 94, 5 24, ठीक है, 5 9 45 46 47 470, है ना, माइनस 3 पंजे मतलब 450 हो जाएगा। अपॉन में क्या करो, अपॉन में आ गया 19 पंजे 95 950, माइनस 900 कर लो। ठीक है, जगह नहीं बची, तो अब मैं ये फॉर्मूला हटा रहा हूँ भाई। देखो, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, 450 ये मिल गया 20 ऊपर, है ना, बी वाई एक्स का, और नीचे कितना मिल रहा है, नीचे मिल रहा है 50, 2/5, 0.4 आ गया। तो बी वाई एक्स की जो वैल्यू आ गई 2/5 लिख सकते हो, तो 0.4 लिख सकते हो, कुछ भी लिख लो, आपका चलेगा आंसर। ठीक है, अब अगर मान लेते हैं इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाता है कि भैया रिग्रेशन इक्वेशन बता दो, रिग्रेशन इक्वेशन बता दो, है ना, अगर आपसे ये पूछ लिया जाता, ठीक है, आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अपने हिसाब से थोड़ा सा कॉपी में साफ सुथरा करके लिख लीजिएगा इसको ना। अब जैसे मान लेते हैं आपसे रिग्रेशन इक्वेशन पूछ लिया जाता है, तो इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन कैसे निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन निकालने के लिए, रिग्रेशन लाइन अगर आपसे पूछ लेता है वाई और इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन बताओ, तो ये होती है वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स बार के बराबर होती है। तो आपको करना क्या है, एक्स बार और वाई बार पहले निकालने पड़ेंगे। एक्स बार कैसे निकलता है, एक्स बार होता है मीन, एक्स बार होता है समेशन एक्स आई अपॉन एन के बराबर होता है, तो समेशन एक्स आई 30 निकाला था हमने, है ना, एन मतलब 5 से डिवाइड कर दो उसको, 6 बारी में आ गया। ठीक है, ऐसी एक्स बार के बाद में वाई बार की बात अगर मैं करूं, तो वाई बार होता है समेशन वाई आई अपॉन एन, वाई वाई बाई एन, तो समेशन वाई आई जो है वो 15 निकलेगा। ठीक है ना, अपॉन में इसको क्या करो, 5 से डिवाइड करो, 3 बारी में जाएगा, तो 3 आ गया। अब अगर मान लेते हैं इसको मैं सॉल्व करके निकालूं, तो y माइनस जीरो वाई माइनस वाई बार यानी 3 इज इक्वल टू 0.4 एक्स माइनस एक्स बार यानी 6 करो, और इसको अंदर मल्टीप्लाई करके जब खोलोगे आप, तो पूरी एक रिग्रेशन इक्वेशन मिल जाएगी अपने को, और ये हमारा आंसर होगा। कहने का मतलब समझ में आया कैसे कर रहे हैं। तो रिग्रेशन इक्वेशन इस तरीके से बनाते हो आप, जब मान लेते हैं आपके पास में चीजें कम हो या डेटा इस तरीके से रखा हो। यही मैंने आपको पहले भी बोला है कि ये एक्चुअल में आपके टाइम खाने वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको करना यह है कि अगर इतना बड़ा क्वेश्चन आता है तो आपको देख के ना पहले ही सतर्क हो जाना कि भाई कैलकुलेशन करनी पड़ेगी,
तो कैलकुलेशन के हिसाब से है ना। चलिए फिर अगर आप इतना सब कुछ समझ गए हैं तो भैया एक क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। ये क्वेश्चन हमने दूसरे एग्जाम से उठाया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि टॉपिक सेम था तो हमने उठा लिया। ठीक है, क्वेश्चन ये है, इन अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट x एंड प्रॉफिट y द फॉलोइंग टू रिग्रेशन इक्वेशंस वर ऑब्टेन्ड बेस्ड ऑन द डाटा x एंड y। ठीक है, 3x plus y minus 12 is equals to 0, x plus 2y minus 14 is equals to 0. What is mean x bar? देखो मैं ये क्वेश्चन क्यों उठाया मैंने और दूसरे एग्जाम से क्यों उठाया, मैं एक्चुअल में कुछ चीजें बताना चाह रहा था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे को मिला तो मैंने छाप दिया यहाँ पे। अब जरा मैं दिखा देता हूँ आपको क्या करना है। देखो क्या है कि आपको ना ये बोल रखा है कि 3x प्लस वाई इक्वल टू 12 एक लाइन दे रखी है, इक्वल टू 12 मतलब इसको इधर ले जाके, ठीक है, और x प्लस 2y इज इक्वल टू 14 दूसरी लाइन दे रखी है आपको। आपसे ये बोला गया है कि भैया कि इनके बीच में मीन x बार की वैल्यू क्या होगी। ओके, मीन निकालना है। क्या मैंने आपको ये बताया है कि जहां पे दो रिग्रेशन लाइन मीट करती हैं वहां पे इसका मीन लाई करता है, ऐसे बता रखा है? नहीं बताया तो बताइए। बता रखा है, आज की क्लास में बताया कि जहां पे दो रिग्रेशन लाइन मीट करी उस पे मीन लाई करता है, यानी एक्स बार और वाई बार की वैल्यू लाई करती है। तो क्या समझ में आया? मुझे ये समझ में आया कि अगर मेरे को मीन निकालना है तो मेरे को इन दोनों रिग्रेशन लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, यानी जहां पे ये दोनों प्रतिच्छेद करेंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी यानी इंटरसेक्ट करेंगी, वही इसका मीन होगा। अगर आपको याद है, थोड़ा सा क्लास 10th में वापस आते हैं, कि अगर मेरे को दो लाइन यानी दो रेखाओं को ये पता लगाना था कि वो कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही हैं यानी इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो उसको निकालने का एक तरीका होता था। एक क्या, तीन तरीके होते थे। पहला होता था इसका विलोपन विधि यानी एलिमिनेशन मेथड, दूसरा होता था इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जिसको ब्रज गुणन विधि कहते थे हम, तीसरा होता था इसका प्रतिस्थापन विधि जिसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं, है ना। तो ये तीनों मेथड में से कोई भी मेथड लगा के हम इसमें क्या करते थे, एक्स और वाई की वैल्यू निकालते थे, और जो एक्स और वाई की वैल्यू निकलती थी वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता था यानी प्रतिच्छेदी बिंदु होता था, है ना। तो आपको करना क्या है, आपको अगर इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस एक चीज करनी है कि एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। क्योंकि उसने एक्स की बात पूछी है तो याद रखिएगा, जब भी आप दो रिग्रेशन लाइन को सॉल्व करते हो, जैसे 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 14, तो यहाँ से जो x की वैल्यू निकलती है, जो भी वैल्यू निकलेगी यही x बार होती है, यानी मीन होता है। y की जो वैल्यू निकलेगी यही y बार होती है, यानी मीन होता है उसका। तो दो रिग्रेशन लाइन का अगर आपको मीन निकालना है ना, मीन निकालना है तो आपको बस x और y की वैल्यू निकालनी है। अब आपको एलिमिनेशन मेथड आता है ना, देखकर आप निकाल लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, लेकिन मैं करके दिखाता हूँ, है ना। तो देखिए 3x प्लस वाई है इक्वल टू 12 है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 14 है। इसको इक्वेशन 1 मानो, इसको इक्वेशन 2 मानो, बच्चा वाला बिल्कुल क्वेश्चन है। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इस वाली इक्वेशन को ना पूरी को, तो 2 तिया 6, 2 12 दूनी 24, है ना। x प्लस 2y इक्वल टू 14, चलिए माइनस 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 काट दो, ठीक है। 5x इज इक्वल टू हो गया भैया 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, चलो खत्म। तो x बार कितना 2 आ गया, ऑप्शन नंबर कौन सा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हलवा क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा आपको, है ना, कुछ नहीं था इसमें, है ना। तो इस तरीके से मतलब इस क्वेश्चन को क्यों लिया गया है, ताकि मैं कॉन्सेप्ट बता सकूं आपको। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया ना कि रिग्रेशन लाइन मीट करती है तो किस तरीके से मीन निकालते हैं हम, ये क्लियर होना आपको जरूरी है। अगर ये आपको क्लियर होगा तो आपकी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए जरा। नेक्स्ट आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, बोल रखा है द रिग्रेशन टू रिग्रेशन आर गिवन एज 3x minus 4y plus 8 is equals to 0, 4x minus 3y minus 1 is equals to 0. Consider the following statements. The regression line of y on x is y is equals to 3 by 4x plus 2. The regression line of x on y is x is equals to 3 by 4y plus 1 by 4. ठीक है, which of the following statements is or are true? ठीक है, आपसे ये पूछा गया है, पहली है, दूसरी है, दोनों है, neither। ठीक है, तो करना क्या है, देखो आपको ये बोल रखा है कि पहली इक्वेशन है रिग्रेशन लाइन y on x की, y on x की है क्या, बिल्कुल है, y is equals to 3 by 4x plus 2 है, यानी y जो है क्या वो x पे डिपेंडेंट है क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर ऐसा ही है, x की कुछ भी वैल्यू डालो तो y की निकलेगी, है ना। यहाँ पे वैल्यू डालेंगे तो y की वैल्यू निकलेगी, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं x is equals to 3y by 4 प्लस 1 by 4 है, तो क्या इसमें y पे पूरी की पूरी वैल्यू x पे डिपेंड कर रही है क्या, है ना, y इंडिपेंडेंट x डिपेंडेंट है क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर। तो ये इक्वेशन सेकंड वाली x ऑन y है क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर। ऐसा है तो ये दूसरी स्टेटमेंट x ऑन y की है, पहली स्टेटमेंट y ऑन x की है, क्या यही चीज है, स्टेटमेंट में यही कह रहा है, अगर यही कह रहा है तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, तो दोनों ही ट्रू है, क्लियर। अब जैसे इसी में दूसरा क्वेश्चन हम ले लेते हैं, आपको ये बोल रखा है द कोरिलेशन कोएफिशिएंट r की वैल्यू जो है वो अगर 3 by 4 है, ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट दे रखी है
इन दोनों की जो बीच का कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो r की वैल्यू 3/4 है। इन दोनों लाइन के बीच का कोरिलेशन कोफिशिएंट 3/4 आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये आपको बताना है सबसे पहले तो। चलिए, तो y इज इक्वल टू 3/4 x प्लस 2 दे रखा है और x इज इक्वल टू 3/4 y प्लस 1/4 दे रखा है। आपको ये बताना है इन दोनों के बीच का कोरिलेशन कोफिशिएंट यानी r की वैल्यू क्या 3/4 आ रही है या नहीं आ रही है। वो आप दो तरीके से कर सकते हो, एक तो यहाँ से निकाल सकते हो और एक डायरेक्ट निकाल सकते हो। ठीक है, तो डायरेक्ट निकालने का भी तरीका है, आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। जैसे यहाँ से निकालोगे तो सबसे पहले b/x निकालना पड़ेगा आपको, दैट इज -a/b। -a/b तो 3 को 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, -3/-4, चलो भाई 3/4 आ जाएगा, है ना, जो कि यहाँ पे देखने को भी मिल रहा है मेरे को। इसका होता है -b/a। ठीक है, -b/a होता है तो माइनस का 3/4 तो प्लस का 3/4 ही हो जाएगा। अगर आपको ये सब नहीं करना तो मैं बताता हूँ, सीधा सीधा ऐसी इक्वेशन कन्वर्ट करो। ये जो होता है ये b/x होता है, ये bxy होता है, बस सीधा सीधा आपका आएगा आंसर। तो r इक्वल टू हो गया अंडर रूट में b/x इंटू bxy। चलो, अंडर रूट में 3/4 इंटू 3/4 आ गया 3/4, है ना। तो पहली स्टेटमेंट तो करेक्ट है उसकी, ये कह रहा है। उसके बाद बोल रहा है मीन ऑफ x एंड y आर 3 एंड 4। उसने बोला कि मीन जो है वो 3 और 4 है। 3 और 4 का मीनिंग क्या है, अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे 3 रखूंगा तो y 4 आना चाहिए, यही मतलब होगा ना। वीर मीन क्या होता है, मीन वो होता है जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, यानी x और y की वैल्यू भी तो है वो 3 और 4। रख के देखो जरा यहाँ पे, अगर मैं x यहाँ पे 3 रखता हूँ, सपोज करो यहाँ पे मैं 3 रखता हूँ, तो क्या मेरा y 4 आएगा निकल के। तो आप बोलेंगे सर नहीं आएगा, उसका एक रीजन है, 3 × 9/4 प्लस 2 बनेगा, 4 तो बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, नहीं बनेगा ना। यहाँ पे रख के देख लो, यहाँ पे भी नहीं होगा। अगर ऐसा है, ठीक है, अगर ऐसा है तो वो किस मतलब दोनों में सेटिस्फाई करनी चाहिए, किसी भी एक में नहीं सेटिस्फाई कर रही है तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट नहीं हो पाएगी। ठीक है, इनकरेक्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब पहली स्टेटमेंट ओनली, जो पहली वाली स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, सेकंड वाली क्या है, इनकरेक्ट है। क्लियर। चलिए भैया, एक क्वेश्चन दे रखा है अब आपको ना, जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, आप इसको किस तरीके से करेंगे वीडियो को पॉज करके जरूर करके देखिएगा। क्वेश्चन में बोल रखा है इट इज गिवन दैट x बार इज इक्वल टू 10, y बार का मतलब मीन होता है, ठीक है, इज इक्वल टू आपको दे रखा है 90, सिग्मा x आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x दे रखा है आपको 3, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y यानी सिग्मा y इज इक्वल टू आपको दे रखा है 12, r x y जो है वो 0.8 है। तो रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x ऑन y की क्या होगी, आपसे पूछा है। y इज इक्वल टू ये होगी, x इज इक्वल टू ये होगी, या x इज इक्वल टू ये वाली होगी, या y इज इक्वल टू ये वाली होगी। x ऑन y का मीनिंग ये मत समझ लीजिएगा कि मतलब भैया x इज इक्वल टू ऐसे लिखा हुआ है तो x ऑन y है। x ऑन y का मतलब ये नहीं होता कि x इज इक्वल टू लिखा हुआ है। ठीक है, x ऑन y का मतलब ये होता है कि आपकी इक्वेशन जो है वो डिपेंडेंट होनी चाहिए x पे, है ना, सॉरी y पे डिपेंडेंट होनी चाहिए। तो कैसे निकालेंगे इसको, बस ऐसे मत समझ लीजिए जो x पहले लिखा वही इक्वेशन होती है ना, ऐसा नहीं होता भाई। ठीक है, तो क्या करेंगे, हमारे को देखो x ऑन y की इक्वेशन पहले पता होनी चाहिए। x ऑन y जो होता है वो होता है x माइनस एक्स बार, है ना, इज इक्वल टू बी एक्स वाई, है ना, y माइनस वाई बार, ये होती है इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन, है ना, इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन, रिग्रेशन लाइन, ये होती है भैया अपनी इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन। तो एक्स वन वाई हम इसको बोलते हैं। अब इसको कैसे करना होता है मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। आपको कुछ चीजें पहले निकालनी पड़ती हैं इसके लिए। देखो, एक तो बी एक्स वाई चाहिए, एक्स बार चाहिए, वाई बार चाहिए, है क्या हमारे पास में। तो आप बोलेंगे सर है तो, है ना, तो उनका यूज करना है। जो गिवन है वो देखो, गिवन क्या है अपने को, एक्स बार गिवन है, ठीक है, एक्स बार गिवन है 10, वाई बार गिवन है 90, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स गिवन है 3, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई गिवन है 12, ठीक है, आर एक्स वाई गिवन है आपको, मतलब कोरिलेशन कोएफिशिएंट है एक्स और वाई का 0.8 है। अब आपको करना क्या है, ये इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन में x माइनस एक्स बार की जगह पे वैल्यू रखेंगे हम। x बार की जगह पे अगर मैं बताऊं आपको तो x बार की जगह पे आप 10 रख दो, है ना। बी एक्स वाई का मीनिंग क्या होता है मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। बी एक्स वाई इज इक्वल टू आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई, है ना। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई आपने कर दिया। तो बी एक्स वाई की वैल्यू आर, आर जो दे रखा है 0.8 इंटू सिग्मा एक्स, सिग्मा एक्स कितना है भैया 3, अपॉन सिग्मा वाई कितना 12, ऐसे कर दो। y माइनस वाई बार कितना है, तो y बार आप बोलेंगे सर y बार जो है वो है अपना 90, है ना, 90, 3 से काट दो 4 बारी में, 4 बारी में कट गया, ठीक है, पॉइंट हटाओ 10 लगा दो यहाँ पे, 4 से काट दो 2 बारी में, 2 से काट दो 5 बारी में, ठीक है। तो ये मिल रहा है x माइनस 10 इज इक्वल टू 1/5 y माइनस 90,
है ना, y माइनस 90 मिल रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको उठा के इधर लेके चले जाते हैं, तो ये हो गया 5x माइनस 50 इज इक्वल टू वाई माइनस 90। चलिए इसको इधर जैसे ही लेकर गए हम, अब ये 50 को इधर शिफ्ट कर लो, तो ये हो जाएगा भैया 5x इज इक्वल टू वाई माइनस 40 हो रहा है, ये 5 से डिवाइड कर लो, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा y अपॉन 5 यानी 1/5 y हो जाएगा, माइनस 5 अट्ठे 40 हो जाता है, तो माइनस का 8 मिल रहा है भाई। तो x इज इक्वल टू 1/5 को लिख सकता हूँ मैं 0.2y माइनस 8, कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर निकला है। क्या आपको ये बातें समझ में आई है, क्या क्या करा है हमने, है ना। कभी भी रिग्रेशन लाइन की इक्वेशन निकालनी हो तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। आई होप आपने भी वीडियो जो पॉज करके करा होगा, मैं मान के चलता हूँ हर बार कि आपने वीडियो पॉज करके इसको अटेम्प्ट करा होगा, तो अटेम्प्ट करके आपका यही आंसर आया होगा। क्लियर, चलो अब जरा देखो, आपने इतना सब कुछ पढ़ लिया, काफी सब कुछ पढ़ लिया ना। एक दो चीजें और बता देते हैं। जब भी दो रिग्रेशन लाइन बनती है भैया, लाइन के साथ में ना बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। जैसे दो रिग्रेशन लाइन बनी तो इंटरसेक्ट करी, तो इनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल भी होगा। ठीक है, इस एंगल को हमारे को निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला ये रहा। ठीक है, कभी भी अगर आपको रिग्रेशन लाइंस के बीच में एंगल निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ आर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का स्क्वायर, मतलब सिग्मा स्क्वायर एक्स प्लस सिग्मा स्क्वायर वाई होता है। इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, अब जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर आर की वैल्यू मैंने यहाँ पे 0 डाल दी, सपोज करो आर मैंने यहाँ पे 0 डाल दिया, अगर मैंने 0 डाल दिया तो होता क्या है, तो अगर मैंने 0 डाल दिया तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0 का स्क्वायर मतलब 0 अपॉन में 0 हो जाएगा, तो 1 अपॉन 0 यानी इन्फिनिटी ना। और 10 में ये tan थीटा इज इक्वल टू इन्फिनिटी आ रहा है। tan थीटा में इन्फिनिटी कितने डिग्री पे आता है अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप बोलोगे सर 90 डिग्री पे आता है ना। तो इसका मतलब ये होता है अगर आर 0 यानी डाटा अनकोरिलेटेड है तो याद रखिएगा रिग्रेशन लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाती है उस केस में। अगर डेटा अनकोरिलेटेड है उस केस में, डेटा अनकोरिलेटेड का मतलब समझ रहे हो, आर की वैल्यू अगर 0 तो डेटा कैसा होता है, अनकोरिलेटेड, क्योंकि कोरिलेशन कोफिशिएंट 0 हो गया, है ना। उस केस में क्या होता है, रिग्रेशन लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाती है। क्लियर है ये बात, ठीक है। तो अगर r इज इक्वल टू 0 तो थीटा जो होगा वो π/2 होगा, पहली चीज। r अगर मान लेते हैं प्लस का 1 या माइनस का 1 आ जाता है, यानी अगर डेटा जो है उसका कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है वो परफेक्ट है, परफेक्ट नेगेटिव हो या तो परफेक्ट पॉजिटिव हो, ये तब हो सकता है जब थीटा जो है या तो वो 0 हो या तो पाई हो। तो अगर मान लेते हैं आर जो है प्लस या माइनस का 1 है तो थीटा 0 या पाई में से कोई एक होगा। ठीक है, और कोरिलेशन जो होगा वो परफेक्ट होगा। ठीक है, रिग्रेशन जो होगा वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, दोनों लाइन जो है वो आपस में कोइंसाइड करती हैं उस केस में। ठीक है, कोइंसाइड करती हैं यानी एक लाइन और दूसरी लाइन दोनों का एंगल सेम होगा, यानी एक लाइन को उठा के अगर मैं दूसरी पे डालूंगा तो उसके सारे पॉइंट दूसरे वाले पे ओवरलैप कर लेंगे। इसको हिंदी में बोलते हैं हम संपाती रेखाएं होती हैं ये। ठीक है, तो क्लियर है ये दो चीजें। अब क्या होता है और चीजें सुनिए। ठीक है, जो चीजें यहाँ पे लिखी हैं वो तो आपने पढ़ ली, कुछ चीजें नहीं भी लिखी है वो भी आप पढ़िए। जैसे सबसे पहले तो याद रखिएगा कि जब भी हम इसकी बात करते हैं सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा स्क्वायर एक्स प्लस सिग्मा स्क्वायर वाई, ठीक है, इसकी वैल्यू ऑलवेज 1/2 से कम होती है या उसके बराबर हो सकती है, मतलब इससे बड़ी नहीं जाएगी कभी भी। तो याद रखिएगा इसकी वैल्यू ऑलवेज जो होगी 1/2 से कम होगी या तो उसके बराबर होगी। क्लियर है, ऑलवेज। ठीक है, तो एक ये रूल आप सीधा सीधा जो है उसको नोट कर लीजिएगा। क्लियर, कोई डाउट इसमें नहीं, ओके। चलिए अब ना मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे दो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ फाइनल। ठीक है, तीसरा वाला आपको होमवर्क में दे देंगे। पहला क्वेश्चन, द रिग्रेशन लाइन विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर इक्वल टू 1 1 और -1 -1 या 0। दो रिग्रेशन लाइन परपेंडिकुलर कब होती हैं आप ये बताइए। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ए बी सी डी, बहुत ही बढ़िया। डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी यानी 0। अगर r इक्वल टू 0 है तो थीटा जो होगा वो 90 डिग्री का होगा, याद रखिएगा भैया। r इक्वल टू प्लस माइनस 1 तो थीटा कितना, बिल्कुल सही, 0 और पाई के बीच में, पाई बीच में नहीं सॉरी, या तो 0 या तो पाई। ठीक है ना, इन दोनों में से एक होगा। क्लियर, तो कोइंसिडेंट अगर रिग्रेशन लाइन है तो थीटा जो होगा वो 0 या पाई होगा और r की वैल्यू प्लस का 1 या माइनस का 1 होगी। अगर मान लेते हैं कोइंसिडेंट नहीं है, परपेंडिकुलर है, तो r उस केस में क्या हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। ठीक है, इन सच केसेस रिग्रेशन लाइन जो होती है कुछ इस तरीके से होती है, लेकिन देखो एग्जामिनर को पता है कि क्या देना है क्या नहीं देना। ठीक है, तो हुआ क्या, 2015 का पेपर को अगर मैं बात करूं, 2015 में रिग्रेशन लाइन के एंगल के बीच में क्वेश्चन आया था, 2015 का पेपर है ना। ये मैंने
पेपर का क्वेश्चन ही डाल दिया। क्वेश्चन नंबर 131 है। इसकी वीडियो जो पीडीएफ है अपनी हमारी ना, वो हमने ग्रुप में डाल रखी है, टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल रखी है, जो बड़ा वाला ग्रुप है हमारा, है ना, जो पेड वाला नहीं है ना, जो अनपेड ग्रुप है 1200 के आसपास 1300 के आसपास जिसमें लोग हैं, उसमें भी हमने इसको डाल रखा है, ठीक है, पीडीएफ को। तो वहां से भी आप देख सकते हैं 2015 का पेपर, ठीक है, उसमें 131वां क्वेश्चन नंबर है। आपको इसके ऊपर ना क्वेश्चन पूछ लिया गया रिग्रेशन लाइन के ऊपर, और जितना भी आपने पढ़ा था वो सारा का सारा धूमिल हो गया। क्यों हो गया, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। जैसे आपको बोला कि एक्यूट एंगल बिटवीन द टू रिग्रेशन लाइन इज थीटा, तो इनमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब दिक्कत पता क्या है, हमने जो फॉर्मूला पढ़ा, हमने फॉर्मूला ये पढ़ा है और क्वेश्चन ये पूछा है उसने, तो उसने तो काम खराब कर दिया हमारा। अब मान लेते हैं इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए हमारे पास में, इफ द एक्यूट एंगल बिटवीन द टू रिग्रेशन लाइंस इज थीटा, तो इसमें इसकी वैल्यू कौन सी सेटिस्फाई होगी। sin थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस आर स्क्वायर, tan थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस आर स्क्वायर, sin थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1 माइनस आर स्क्वायर, या tan थीटा लेस देन इक्वल टू 1 माइनस आर स्क्वायर। देखो भाई, इसको करने से पहले आपको दो तीन चीजें आनी चाहिए। एंगल कैसे निकालते हैं, एंगल की कंडीशन क्या होती है, और कौन कौन सी कंडीशन पे वो सेटिस्फाई करता है, ठीक है। शायद हमने बता दिया आपको एंगल कैसे निकालते हैं। एंगल के लिए फॉर्मूला हमने बताया, tan थीटा इज इक्वल टू होता है प्लस माइनस 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन में, है ना, मॉड ऑफ आर, ठीक है, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का स्क्वायर, है ना। ये बताया। इसमें कंडीशन क्या बताई, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा स्क्वायर एक्स प्लस सिग्मा स्क्वायर वाई इज इक्वल लेस देन इक्वल टू होता है 1/2 के। इसका रीजन भी बता देते हैं। आपने वो अर्थमेटिक मीन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है। तो अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है, तो यहीं पे इसका भी कॉन्सेप्ट हम इसको यहाँ पे यूज करके हम इसका वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। चलिए, अब जरा इसमें ध्यान से थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे इसको, मैं बताता हूँ। टेन थीटा जो होता है ये होता है प्लस माइनस में होता है वैसे तो ना, हम इसको थोड़ी देर के लिए प्लस का ले रहे हैं, 1 माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में आर, है ना, मॉड ऑफ आर ले लो या आर ले लो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता उससे। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई अपॉन में सिग्मा स्क्वायर एक्स प्लस सिग्मा स्क्वायर वाई, ठीक है, ये ले रहे हैं हम इसको। ये हमने फॉर्मूला लिया, एक्यूट एंगल के लिए लिया है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि थीटा की जो वैल्यू आएगी वो 0 से 90 के बीच में आएगी, है ना। तो उस हिसाब से हमने आर की वैल्यू चूज कर ली है प्लस में, ठीक है। अब जरा इसमें ध्यान से देखिए, इसकी जो वैल्यू होती है इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1/2, यस और नो। आप बोलेंगे हाँ सर अभी बताइए आपने, तो लेस देन इक्वल टू 1/2 होती है, और टेन थीटा जो हो गया, या इसमें प्लस माइनस भी लगाऊंगा तो मेरा कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को देखो मैं लगा सकता हूँ, प्लस माइनस लगा दो, आपको ऐसा ना लगे कि हाँ सर आप धोखेबाजी कर रहे हो हमारे साथ में है ना। तो हम इसमें लेस देन इक्वल टू 1/2 ले लेते हैं, लेस देन इक्वल टू प्लस माइनस में। अब प्लस माइनस का फिर वही दिक्कत है, ठीक है, 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन में आर, है ना, और 1/2 यहाँ पे डाल दिया। स्क्वायर करूंगा मैं इसका, तो टेन स्क्वायर थीटा कुछ ऐसा आएगा क्या, लेस देन इक्वल टू 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन में 4r स्क्वायर, यस और नो। तो आप बोलेंगे हाँ सर ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मुझे एक्चुअल में रिलेशन चाहिए, वो यहाँ पे तो लिख डाली। टेन थीटा ये नहीं निकला जो चाहिए था मेरे को, टेन थीटा 1 माइनस आर स्क्वायर से बड़ा या छोटा नहीं बता सकता मैं, सिर्फ इसको देख के तो नहीं बता सकता। तो अब क्या कर सकता हूँ, मैं इसको ना साइन में चेक करता हूँ, साइन में कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। तो साइन थीटा जो होता है, एक्चुअल में साइन थीटा को टेन थीटा में कन्वर्ट करा जा सकता है, अगर आपको नहीं पता तो मैं बताता हूँ। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना, है ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है, यस और नो। 1 अपॉन सेक जो होता है वो कॉस होता है ना, ठीक है। और तो इसको मैं चाहूँ तो कुछ ऐसे भी कर सकता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे लिखते हैं इसको मैं चाहूँ तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी, साइन स्क्वायर थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा, है ना, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो होता है वो टेन स्क्वायर थीटा होता है, अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सही है। तो साइन स्क्वायर थीटा को हमने इस तरीके से लिख दिया। अब लिखने के बाद में टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू है, डालो उठा के, तो साइन स्क्वायर थीटा जो है ना, लेस देन इक्वल टू हो जाएगा किसके, लेस देन इक्वल नहीं, इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी लेस देन क्यों लगाऊं, इक्वल टू हो जाएगा किसके, 1 माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा भाई, अपॉन में 4r स्क्वायर होगा, अपॉन में 1 प्लस 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा, अपॉन में 4r स्क्वायर होगा। अब ये करने के बाद में थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये देखो क्या बनेगा, ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन में 4r स्क्वायर अपॉन में ये देखो ये ऐसा बन रहा है 4r स्क्वायर बनेगा, ठीक है, प्लस 1 प्लस इसको मैं खोलूंगा तो आर स्क्वायर का होल स्क्वायर
होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b माइनस 2r स्क्वायर बनेगा। तो प्लस का 2 इन दोनों को माइनस करूंगा तो प्लस का 2r स्क्वायर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि इसका जो फाइनल आंसर में बनेगा, खोल सकते हो आप इसको, तो ये बनेगा 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस माइनस नहीं प्लस आ जाएगा, प्लस का 2r स्क्वायर आ जाएगा भाई, है ना। मैं बताता हूँ मैं क्या क्या कर क्या रहा हूँ। इसको 4 को इधर से मल्टीप्लाई करिए, इसको होल स्क्वायर को खोल दिया, खोलने के बाद में माइनस का 2r स्क्वायर प्लस का 4r स्क्वायर प्लस का 2r स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, ऐसे लिख दिया हमने, अपॉन में 4r स्क्वायर है। ठीक है, इससे इसको काट दिया। ये फॉर्मूला है नीचे वाला जो है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर का। ठीक है, तो ये हो गया 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर ये है तो साइन थीटा की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस आर स्क्वायर। अब मुझे ये पता है साइन थीटा की जो रेंज होती है वो 1 और -1 के बीच में होती है, यानी 1 से छोटा होता है साइन थीटा। तो अगर 1 से छोटा होता है तो वो तभी हो सकता है जब ये पूरा एक्सप्रेशन 1 माइनस आर स्क्वायर से छोटा हो जाए। ठीक है, 1 माइनस आर स्क्वायर से छोटा हो जाए, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सेटिस्फाई करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी कहने का क्वेश्चन ये मतलब ये है कि उन्होंने क्वेश्चन तो दिया, लेकिन बढ़िया क्वेश्चन दिया, उन्होंने घुमा के क्वेश्चन दिया और अच्छा क्वेश्चन दिया, है ना। तो इस तरीके से अगर आपको चीजें पता होंगी तो निकाल लोगे, नहीं पता होंगी तो नहीं निकाल पाओगे। क्लियर है, समझ में आ रही है बात, कैसे कैसे करा है हमने, क्या क्या करा है इसमें, है ना। ठीक है, कैसे वैल्यू सेटिस्फाई करिए। आपको रेंज वगैरह पता है, सबकी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो, साइन की रेंज क्या होती है ना, -1 से 1 के बीच में होती है। ठीक है, आई होप मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे होंगे, है ना, जो पढ़ाई है हमने। चलिए, तो आज के लिए इतना कर लेते हैं। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे देते हैं लेकिन, ठीक है, इसको करना जरा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, रुक जाओ, ये यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लो या जो भी करना है आपको। इसको सॉल्व करके मेरे को जो है कमेंट में आंसर जरूर बता देना इसका कि क्या आ रहा है। पहला आ रहा है, दूसरा आ रहा है, दोनों आ रहा है, या दोनों में से कोई नहीं आ रहा है। ठीक है, पढ़िए, खुद समझिए, ठीक है, और एक आंसर दीजिएगा हमारे को। चलिए, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।